हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, हुक्स लॉ, सिलेक्शंस रूल एंड पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स। इतने टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था जितने भी टाइप की स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक, बेंडिंग, उनके टाइप्स थे, सीजर रॉकिंग एंड स्टार्टिंग में हमने प्रिंसिपल ऑफ हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, सिलेक्शंस रूल, पोजीशन, इंटेंसिटी एंड हुक्स लॉ को भी थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती हैं। देखो सिंपल हमने देख ली थी कितनी टाइप की, जैसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं वो टाइप भी हमने पढ़ ली थी। सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, बेंडिंग की टाइप हमने देख ली थी, वो देखो 4 टाइप्स की देखी थी, सीजर, रॉकिंग, हमारे पास वैगिंग और ट्विस्टिंग थी। देखो जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो सिंपल वो वाइब्रेशन जितने भी हम डिस्कस करते हैं कोई मॉलिक्यूल की, वो सारी फंडामेंटल ही वाइब्रेशंस होती है। ये किससे अराइज होती है? फंडामेंटल एक्साइटेशन, वो मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट से लेकर लोवेस्ट जो एनर्जी होगी एक्साइटेड स्टेट तक। ठीक है, वो होती हैं आपके फंडामेंटल वाइब्रेशंस। और ये इनके कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, ओवरटोन, कम्बिनेशन और डिफरेंस बैंड हो जाते हैं। देखो ओवरटोन सिंपल क्या होती है, ये टर्म वैसे आपके बीएससी में नहीं है, जब आप पीजी में करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो वहाँ पे आपको ये टर्म पढ़नी पड़ती है। ओवरटोन क्या होता है, डिफरेंस बैंड क्या होता है, कम्बिनेशन बैंड क्या होता है। फॉर योर नॉलेज मैं थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ क्या होता है। फंडामेंटल वाइब्रेशन हमने देख ली, सिंपल वाइब्रेशन कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। कई बार ये ब्रॉड हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड फंडामेंटल ड्यू टू ओवरटोन, डिफरेंस और कम्बिनेशन में। ओवरटोन क्या होता है, सिंपल ये एक्साइटेशन होगा, सिंपल ये भी ग्राउंड से हायर तक, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है इसके फंडामेंटल की। मान लो ये V1 पे आ रही है तो ये ओवरटोन आपका 2V1 हो गया, 3V1 या 4, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल आता है ओवरटोन। ठीक है, और डिफरेंस बैंड क्या होता है, 2 वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, सिंपल नाम से कम्बिनेशन में सम हो जाएगा। जैसे V1 + V2 है, 2 कम्बिनेशन बैंड, उन दोनों को ऐड करके एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हम स्पेयर पेयर होगा। डिफरेंस में दोनों का डिफरेंस, मान लो एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी V1 है, दूसरी V2 है, दोनों का डिफरेंस V1 - V2, वो सिंपल डिफरेंस बैंड है। ठीक है, इनको ये नाम यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको निकालनी है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या है। आपका स्पेशल जब आप सिलेबस देखोगे उसमें टॉपिक, तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हमने देख ली क्या होती हैं। जितने भी फंडामेंटल जो भी एब्जॉर्प्शंस होगी ना मॉलिक्यूल के द्वारा, वो रिलेट करती हैं जितनी आपके वही फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल जितने एब्जॉर्प्शन पॉइंट होंगे तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्या, फंडामेंटल जो भी एब्जॉर्प्शन बैंड हैं आपके, वो इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस के। तो इसमें हमने देख लिया, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एक फंडामेंटल मोड होगा, और वो अलग अलग केस हो सकता है, या तो आपका लीनियर हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। ठीक है, और ये टर्म आपको सिंपल पता भी होगी, जैसे टोटल आपके 3 कोऑर्डिनेट होती हैं, उसके अंदर आप जब टोटल जो सम होता है किसके इक्वल होता है, वाइब्रेशनल प्लस में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ये इक्वल होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको वाइब्रेशनल निकाला है तो टोटल में से आप ट्रांसलेशन रोटेशन को सम करके, तो एक ओरल फॉर्मूला आता है कि लीनियर के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालने हो तो आपको सीधा फॉर्मूला है 3n - 5, और नॉन लीनियर का फार्मूला है 3n - 6। n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल आप CO2 ले लो। ठीक है, CO2 क्या है आपका लीनियर स्ट्रक्चर, तो n टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आपके 2 और 1 3, तो 3, तो यहाँ पुट करेंगे तो 3 × 3 9 - 5 = 4, तो 4 आ गया आपके पास वाइब्रेशनल। ठीक है, ये तो आ गया आपके लीनियर के। ऐसे ही नॉन लीनियर में n टोटल नंबर ऑफ बैंड कितनी होती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितनी है। तो लीनियर नॉन लीनियर का कई बार एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड निकालो, तो आपको पता होना चाहिए लीनियर है नॉन लीनियर, फिर सीधा फार्मूला पता 3n - 5 और 6। ठीक है, ये इतनी सिंपल टर्म है। ये एडिशनल बैंड ये हमने देख लिया, ओवरटोन क्या होते हैं। अब देखो एक टॉपिक और आता है आपका सिलेक्शन रूल, स्पेशल आपका सिलेबस में मेंशन है सिलेक्शन रूल। देखो सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, ये हमने देख लिया, आपका प्रिंसिपल में भी वैसे क्लियर बता दिया गया कि देखो आईआर एक्टिव होने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लें आपका ये मॉलिक्यूल है, आपने आईआर रेडिएशन डाली, अब्जॉर्व करके ग्राउंड से एक्साइट में चला गया, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, कौन सा आईआर इनएक्टिव होगा, उसके लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी आपको कि चेंज इन डायपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट का चेंज हो रहा है, ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है वैसे सिंपल, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मीन्स चार्ज का सेपरेशन हो रहा है आपका। डायपोल मोमेंट का अगर चेंज है तो आईआर एक्टिव, अगर डायपोल मोमेंट आपका 0 है, चेंज कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाता है आपका आईआर इनएक्टिव। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल यही होता है आपका
कोई भी जैसे बैंड वाइब्रेशंस है, जैसे IR कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर डाले कौन सा ऑब्जॉर्ब करके हमें स्पेक्ट्रा देगा, तो उसके लिए कंडीशन है कंपनी वाइज चेंज इन डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये आपको एक टर्म आती है सेंट्रोस्मेट्रिक और नॉन सेंट्रोस्मेट्रिक। ठीक है, तो आइए सेंट्रोस्मेट्रिक होते हैं जो लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रोस्मेट्री प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल आप H2 ले लो, देखो HH है, सेंट्रोस्मेट्री प्रेजेंट है, दोनों साइड सेम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन सेंट्रोस्मेट्रिक, जिसके अंदर सिमेट्री पाई नहीं जाती। जैसे HCl ले लो, यहाँ पे सेंट्रोस्मेट्री नहीं है। सेंट्रोस्मेट्री कैसे देखते हैं, बीच में से आप कोऑर्डिनेट दोनों साइड सेम एटम मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो HH था, यहाँ पे सेंट्रोस्मेट्री प्रेजेंट थी। तो अगर नॉन सेंट्रोस्मेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारा IR एक्टिव के लिए, क्योंकि तभी डायपोल मोमेंट का चेंज होगा। यहाँ पे तो चार्ज सेपरेशन कर ही नहीं सकते, दोनों सेम एटम है। यहाँ पे कर सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मीन्स ये IR एक्टिव है या IR इनएक्टिव है। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम्स में, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसमें जैसे 4 to 5 एग्जाम्पल्स दे देंगे आपको, कार्बोनिल दे दिया, ओस दे दिया, मतलब और कोई, उनमें पूछ लेंगे आपसे IR एक्टिव इनएक्टिव। तो कुछ सिंपल्स आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन डायपोल मोमेंट कौन से में हो रहा है। अगर डायपोल मोमेंट का चेंज हो रहा है तो IR एक्टिव है, नहीं हो रहा है तो IR इनएक्टिव है। तो ये सिंपल सा सिलेक्शन रूल है, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल मस्ट क्या होना चाहिए, नॉट सेंट्रोस्मेट्रिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रोस्मेट्रिक हो जाएगा तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट का चेंज 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म क्लियर होगी। सिलेक्शन रूल देख लिया हमने, फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट करने देख ली कितना है। अब आपके पास एक टॉपिक और दे रखा है, पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड। देखो ये डिपेंड करती है जितने टाइप ऑफ बैंड है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स। ठीक है, ये समझ रही हूँ मैं, बोल इतना कंप्लीट एक्शन नहीं लिख रही वर्ड्स को। देखो पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपके पास कितने टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, वो अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर फाउंड होंगे। मान लो आपका ये मॉलिक्यूल, आपने कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे IR रेडिएशन डाली, तो हमने रेंज देखी थी, कितनी रेंज की होती है, 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, वेव नंबर के टर्म में 0.25 से, वो हमने रेंज देख ली थी। तो मान लो एक मॉलिक्यूल इसके बीच में कि वो अगर 4000 से 3000 के बीच में कर रहा है, और एक आपका 667 से मान लो 1000 तक कर रहा है, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर ऑब्जर्व करेगा, तो वो तो हम देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस रेडिएशन को इस वेवलेंथ पे ऑब्जर्व कर रहा है, स्पेक्ट्रा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग देख लें। तो जो ऑब्जॉर्प्शन बैंड होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई भी पर्टिकुलर बैंड बॉन्ड की या ग्रुप की इंडिकेट करेगी, कि तभी हम बोलते हैं ना, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप की एक अलग रेंज में, जैसे कीटोनिक है उसकी 1715 होती है, 1715। OH है उसकी 3300 से 3600 के बीच होती है, जो पिक आती है आपके IR में फंक्शनल। तो डिफरेंट टाइप के जितने फंक्शनल ग्रुप, उनके एक फिक्स रेंज है कि हाँ उस रेंज में अगर मॉलिक्यूल आता है तो हम स्पेक्ट्रा को देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे क्या मिलता है, जैसे आपको डाटा मिलता है, जैसे आपका वैल्यू दे दी कि इतनी रेंज दे रखी है, मान लो 333 दे रखी है सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसको आइडिया देख के हम लगा सकते हैं हाँ या तो OH हो सकता है, NH हो सकता है। ठीक है, CH की स्ट्रेचिंग है आपका, उसकी वैल्यू कितनी है, वो अलग अलग स्ट्रेचिंग हम बाद में देखेंगे कि हाँ इस वाइब्रेशन पे आ रहे हैं। वो स्टार्ट करने से पहले आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ये टर्म है। तो पोजीशन और इंटेंसिटी ऑफ बैंड का तो यही मतलब है कि जो मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करेगा, हर एक मॉलिक्यूल हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना खुद होता है। और वैसे जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैं पता फिंगरप्रिंट कभी कभी किसी का मैच नहीं करता, तो ये भी एक हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक फिक्स होता है, वो किसी से मैच नहीं करता। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो रीजन होता है इसमें दो इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं आपसे, फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है और फिंगरप्रिंट क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन जिसका अब्जॉर्प्शन बैंड की वैल्यू होती है 2.5 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोमीटर, या वेव नंबर उसकी टर्म में बताओगे वेव नंबर, तो आप बता सकते हो 4000 से लेकर 450 सेंटीमीटर इनवर्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे आपको इसमें से हो जाएंगे। ठीक है, ये तो एसोसिएटेड होता है जिसमें वाइब्रेशनल स्टेट वेरीज अलग अलग बॉन्ड की, जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे IR में। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन कितना हो गया आपका 4000 से 1250। ठीक है, अगर नेक्स्ट आता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड किस रीजन में हो, लेस देन 1250 सेंटीमीटर, इससे नीचे जो बैंड होगा वो फिंगरप्रिंट रीजन होगा। उसको जनरली हम वैसे उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज ही 667 से होती है, उसके बिलो वाला हम डिडक्ट नहीं कर पाते। फिंगरप्रिंट रीजन जितने भी एसोसिएटेड होता है हर एक मॉलिक्यूल, जैसे 2 कंपाउंड है वो आइडेंटिकल है लेकिन वैसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट जो रीजन आएगा ना वो अलग आएगा, वो मैच नहीं करता। तो इसकी हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। IR स्पेक्ट्रा हमें एक कंक्लूसिव प्रूफ देता है कि आइडेंटिटी 2 सैंपल्स की।
वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बैंड में तो यही है कि कोई मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आपने आयर डाली, कितने रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है किस पे, वो एक फिक्स वैल्यू होती है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। और एक टर्म और देखी थी हमने, हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ के ऊपर कई बार 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसको आपको एक टॉपिक में आपका फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसकी हेल्प से निकालते हैं हम, हुक्स लॉ की हेल्प से। हुक्स लॉ क्या होती है, v इक्वल टू 1/2 पाई एंड रूट के बाई म्यू। ये तो v वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अगर वेव नंबर की टर्म में v डैश तो 1/2 पाई सी एंड रूट के बाई म्यू। ये तो आपको पता होगा सी कैसे आया, क्यों म्यू क्या होता है सी बाई लेमडा, और 1/λ क्या होता है आपका वेव नंबर। तो वेव नंबर की टर्म में करेंगे तो सी सी डी, ठीक है। और ये हमने बता दिया था कि आपके पास क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, और म्यू होता है आपका रिड्यूस्ड मास। म्यू को हम निकालना भी बता दिया था आपको, m1 प्लस में 1/m2। तो यहाँ पे पूछ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं जिससे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो आपका डायरेक्टली किसके जो v है वो डायरेक्टली किसके है के, और इनवर्सली है किसके म्यू के, ठीक है। तो मीन्स फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर के की वैल्यू, मान लो आप म्यू की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो म्यू अगर कम होगा आपका तो के क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स वाइब्रेशन ये जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर आएगा। तो कई बार 3 to 4 एग्जाम्पल दे देंगे और कंपेयर करना पूछ लेंगे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। जैसे सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल, एक ट्रिपल बॉन्ड, इनमें पूछ लिया वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कौन सी की ज़्यादा होगी। तो सिंपल ऐसे तो आपको याद रहता नहीं कि हम कितना, तो आप इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं सीधा। अब हमें पता है कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा, ट्रिपल, देन सेकंड, फर्स्ट। तो इसकी के की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, देन इसकी सबसे कम होगी। तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो ट्रिपल वाले की ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसकी थोड़ी कम, इसकी और कम, ठीक है। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट म्यू की वैल्यू से भी देख सकते हैं हम अलग अलग। जैसे आपके पास एक कार्बोनियल दे रखा हो, एक साइनाइड दे रखा हो, एक और कुछ, तो आप मॉलिक्यूलर वेट से देख लोगे म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो वी कम आ जाएगा, कम है तो ज़्यादा। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग भी आपको पता होना चाहिए। हुक्स लॉ तो 3 मार्क्स में आ जाता है आपका। तो आई होप आपको ये ऑल थिंग्स समझ आई होंगी। कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।